हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पटेरिया। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जमकर लड़ा नहीं। सभी पढ़ें सभी बढ़ें। इन द प्रीवियस लेक्चर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी वी डिस्कस पनिशमेंट एंड रिवार्ड्स, नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स, purposive striving goals and ideals, extrinsic motivation, attitude, aptitude, attention, intrinsic motivation. Now we will discuss about praise and blame. प्रभावकारी अधिगम के लिए ये तीव्र प्रेरक है। प्रेज एंड ब्लेम का मतलब होता है प्रशंसा और आरोप। प्रभावकारी अधिगम के लिए ये बहुत ही तीव्र प्रेरक है। प्रशंसा औसत और कमज़ोर बालकों को उद्दीप्त करती है, लेकिन अधिक बुद्धि वालों को कम प्रभावित करती है। मेधावी बालक अधिकांशतः पूर्ण प्रामाणिकता को अनुभव करते हैं, लेकिन लड़कों की तुलना में लड़कियां प्रशंसा प्राप्त करने की अधिक इच्छुक प्रतीत होती हैं। आयु, लिंग या आधारभूत योग्यताओं के संदर्भ में प्रशंसा सर्वाधिक प्रेरक होती है। सभी छात्रों के लिए पूर्ण प्रमाण कम प्रभावकारी प्रतीत होता है, और सन 1932 में केज ने बतलाया था कि युवा बच्चों में प्रशंसा आरोप की तुलना में कम प्रभावकारी होता है। लेकिन 1920 में हरलाक ने कहा है कि तत्काल और दीर्घ निरंतर कार्य में अभिप्रेरणा के रूप में प्रशंसा अधिक प्रभावकारी उद्दीपन है। नाउ रेवेरी प्रतिद्वंदिता। छात्रों के बीच प्रतिद्वंदिता जो बेचैनी, ईर्ष्या, इस तरह के कारकों को ओर ले जाती है, या छात्रों के समूह के बीच प्रतिद्वंदिता जो घृणा उत्पन्न करती है, इसको विद्यालय में प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। आत्म प्रतिद्वंदिता या स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के रूप में प्रतिद्वंदिता सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रकार की होती है, जबकि हम प्रयोगात्मक सोच से देख सकते हैं कि प्रतिद्वंदिता एक प्रभावकारी अभिप्रेरणा की शक्ति होती है, और प्रतिद्वंदिता की संवेगात्मक और सामाजिक व्यवस्था शिक्षक को ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम अगला महत्वपूर्ण बिंदु डिस्कस करने जा रहे हैं, टेक्निक्स ऑफ इन्हेंसिंग लर्नर्स मोटिवेशन। किसी भी कक्षा के अधिगम में छात्रों को शिक्षक द्वारा निरंतर प्रेरित किए जाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनकी यथोचित योग्यता का प्रयोग उनके विकास में किया जा सके। अभिप्रेरणा का आधार होती हैं आवश्यकताएं, और प्रत्येक बालक को उनके व्यक्तित्व, तौर तरीके और सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के अनुसार उनकी विशेष आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न होती है, और शिक्षकों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली अभिप्रेरणात्मक तकनीकें भी उनके अनुरूप और न्यायोचित होनी चाहिए। इसका मतलब है प्रत्येक शिक्षार्थी को लक्ष्य की ओर ले जाना चाहिए, जिसकी जानकारी उसे प्राप्त करने की इच्छा उसमें होनी चाहिए, और दूसरा लक्ष्य प्रत्येक शिक्षार्थी की पहुंच में होना चाहिए और उसे अर्जित करने के योग्य प्रतीत होने चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि उसमें निर्णय करने की योग्यता होनी चाहिए कि वो अपने लक्ष्यों को अर्जित कर ले या नहीं, ये कौन सी कमियों का वो अनुभव करता है, इसकी भी जानकारी। और चौथा पॉइंट होगा कि एक शिक्षक को अभिप्रेरणा की तकनीक के प्रयोग में अधिक सख्त और कठोर नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको सभी तकनीकों का न्यायोचित और वैज्ञानिक प्रयोग करना ही चाहिए। शिक्षक द्वारा अधिगमकर्ता की अभिप्रेरणा को बढ़ाने के लिए भौतिक दशाएं, शिक्षक द्वारा उद्दीपन विभिन्नता, जिसमें शिक्षक का आवागमन, शिक्षक के हाव भाव, भाषण, तौर तरीके में परिवर्तन, इंद्रिय आकर्षण में परिवर्तन, मुद्राओं में परिवर्तन, पुनर्बलन, जिसमें कि सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, सकारात्मक गैर शाब्दिक पुनर्बलन, नकारात्मक गैर शाब्दिक और नकारात्मक शब्द, और खुशी और दुख। इस प्रकार से हम इन चीज़ों पे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से तकनीकों का हम प्रयोग करेंगे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए। हाउ टू इंक्रीज द मोटिवेशन। नाउ द फर्स्ट टेक्निक, फिजिकल कंडीशंस। सबसे पहले शिक्षक कक्षा की भौतिक दशाओं की ओर ध्यान दे, और कक्षा कक्ष के अंदर के आसपास कोई अनाकर्षक कारक नहीं होने चाहिए।
शोर, तीव्र प्रकाश और कुछ अनैच्छिक दृश्य अक्सर ध्यान बांट देते हैं बच्चों का। दूसरी जो टेक्निक है वह है उद्दीपन विभिन्नता। बच्चों में किसी एक वस्तु पर दीर्घ अवधि के लिए ध्यान देने की योग्यता नहीं होती है। इसलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावकारी बनाना शिक्षक व्यवहार द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले उद्दीपन विभिन्नता पर बहुत हद तक निर्भर करता है। तो इस प्रकार से हम इसके अंतर्गत शिक्षा का आवागमन, मतलब टीचर के मूवमेंट्स, टीचर के जेस्चर क्या हैं, शिक्षक के हाव भाव क्या हैं, बहुत मायने रखता है। चेंज इन स्पीच पैटर्न, भाषण तौर तरीके में परिवर्तन, चेंजेस इन सेंसरी फोकस, इंद्रिय आकर्षण में परिवर्तन भी, और चेंजेस इन पोस्चर्स, मुद्राओं में भी परिवर्तन काफ़ी प्रभाव डालता है परिणाम में। तीसरा बिंदु जो चर्चा करेंगे तकनीक में, रीइंफोर्समेंट। सबसे पहला पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। शिक्षार्थी के उत्तर को सुनने पर शिक्षार्थी विद्यार्थी के उत्तर पर मौखिक रूप से कुछ शब्दों का प्रयोग प्रसन्नता को प्रदर्शित करता है। अच्छा, बहुत बढ़िया, सही किए हो, बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत अच्छे, अति उत्तम। इस प्रकार के पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट जो है मोटिवेशन को बढ़ाते हैं। नाउ द पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, गैर शाब्दिक होगा ये। इसमें मुस्कुरा दीजिए, गर्दन हिला दीजिए और शिक्षक का मित्रवत विद्यार्थी की ओर बढ़ जाए और शिक्षक मित्रतापूर्ण दृष्टि से देखे और शिक्षक द्वारा विद्यार्थी के प्रति उत्तर को ब्लैक बोर्ड पर लिख देना। इस प्रकार से ये सकारात्मक गैर शाब्दिक पुनर्बलन के अंतर्गत आता है, जो कि बहुत प्रभावकारी होता है मोटिवेशन के लिए। और अगला है नकारात्मक गैर शाब्दिक। इसमें हाव भाव सम्मिलित हैं, जैसे कि नाक चढ़ाना, त्योरी चढ़ाना, पीड़ादायक अभिव्यक्ति और अधीरता। अब अगला जो बिंदु होगा इसमें निगेटिव वर्बल, जैसे कि नहीं, गलत है, ठीक नहीं है, पुअर है, इस प्रकार से बोलते हैं शिक्षक, तो ये होगा नकारात्मक शब्द। पुरस्कार और दंड के शब्दों को भी पुनर्बलन माना जाता है और पुरस्कार दंड देने की प्रक्रिया को भी पुनर्बलन कहा जाता है। रीइंफोर्समेंट में पुरस्कार और दंड भी आता है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु हम चर्चा करेंगे, प्लीजर एंड पेन, खुशी और दुख। खुशी और दुख का भी हाव भाव काफ़ी प्रभाव डालता है विद्यार्थियों पर। प्राचीनतम सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति द्वारा प्रसन्नताकारी अनुभव को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है जो संतोष प्रदान करते हैं तथा दुखदायी अनुभवों से बचने की कोशिश की जाती है। और कच्चे शिक्षण अधिगम में ये सिद्धांत प्रत्यक्ष प्रभाव रखती है। शिक्षक द्वारा आनंद प्रदायी और संतोषजनक अनुभवों को छात्रों को देना चाहिए ताकि उनको आगे अधिगम के लिए प्रेरित किया जा सके, मोटिवेट किया जा सके, लर्निंग के लिए मोटिवेट किया जा सके। अर्जित किए जाने वाले योग्य लक्ष्य क्या है? हर पाठ में एक लक्ष्य पहुंचने का प्रयास होना चाहिए। जो भी पाठ आप पढ़ाएं उसमें प्रमुख लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास कीजिए और तभी छात्र की विशेष दिशा में अपने प्रयास को जारी रख सकता है और छात्र को अपना लक्ष्य स्पष्ट हो जाना चाहिए। नाउ द एक्सपीरियंस ऑफ सक्सेस। सफलता का अनुभव बालक को क्रिया जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। जब बालक सफल होगा तो अपनी क्रियाएं करेगा। शिक्षक द्वारा पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम सहगामी दोनों ही विद्यालयी कार्यों को उपयुक्त तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी को अपने स्तर पर सफलता का अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिले और उसे अवसर और नियमित सफलता के अनुभव अर्जित करने के लिए आश्वस्त किया जाना चाहिए और अधिगम के समस्त पदों में पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, क्योंकि लेकिन विशेष रूप से प्रारंभिक और अधिक कठिन चरणों में इसकी आवश्यकता रहती है। और अगला बिंदु जो हम चर्चा करेंगे, कंपटीशन एंड कोऑपरेशन। प्रतिस्पर्धा क्रिया का उकसाव है, लेकिन व्यक्तिगत आधार पर प्रतिस्पर्धा असमानता जैसी होती है और इसी कारण से कुछ छात्रों को भयभीत कर देती है। समूह के बीच प्रतिस्पर्धा सफलता या असफलता के अंश के प्रसार को संभव बनाती है और सहयोग भी अभिप्रेरणा प्रदान करता है। यह अधिगमकर्ता को सामाजिक दशा उपलब्ध करवाता है जब वे अपनी स्वीकारोक्ति और संबंधित आवश्यकताओं में संतोष प्राप्त करने लगते हैं। नाउ द नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस। विद्यार्थियों को उनकी प्रगति की जानकारी दीजिए कि वे अपने लक्ष्य की ओर कैसे जा रहे हैं। ये बतला में प्रेरणा का एक बहुत ही प्रभावकारी रूप है। ये बतला देना उनको लक्ष्य के लिए कि अब लक्ष्य किस रूप में जा रहे हैं। ये उनके प्रयासों में भी सहायता करता है और व्यक्तिगत प्रगति पत्र बालक को इसके द्वारा किए जा रहे कार्य की सूचना के साथ साथ उसे अधिगम क्रियाओं में भी सम्मिलित रखता है और बालकों को अभिक्रमित अधिगम के माध्यम से उत्तर अधिगम के लिए कहा जाता है, क्योंकि वे सफलता और असफलता की तत्काल सूचना प्राप्त करते हैं।
अब अगली ये पॉइंट होगी नॉवेल्टी, नवीनता। आत्म की इच्छा छात्रों की खोज को नवीन और भिन्न बनाती है और देशाटन, सैर सपाटा, नाटकीकरण, क्रीड़ा, साहित्यिक गतिविधियाँ इस प्रकार से विद्यार्थियों को अवसर उपलब्ध करवाकर आत्म वास्तविकरण की आवश्यकता की संतुष्टि कीजिए, लेकिन उनकी सुरक्षात्मक ज़रूरतों के लिए आवश्यक है कि उनको इस बात की पहले से जानकारी हो जानी चाहिए कि कब और कैसे नवीन अनुभव उपलब्ध करवाए जाएंगे। अगला जो बिंदु होगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ चिल्ड्रेंस, बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नता। बालकों की अलग अलग रुचियाँ और क्षमता होती है। आप जानते हैं कि हर बालक की अलग रुचि और अलग क्षमता होती है। तो समस्त समय में समस्त पाठों के लिए समस्त बालकों को समान रूप से प्रेरित नहीं कर सकते हैं। इसलिए शिक्षक को जरूर से कि वह बालकों की व्यक्तिगत रुचियों और क्षमताओं का पता लगाए और उनके अनुसार उनको प्रेरित करे, तो बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। तो ये कारक काम करेगा। नाउ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, बाल केंद्रित उपागम। बालक को अधिगम करना होता है और अधिगम सामग्री या अनुभव सदैव बालक की आवश्यकताओं, रुचियों और योग्यताओं के अनुसार ही तैयार किए जाने चाहिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट लिंकिंग द न्यू लर्निंग विद द पोस्ट, नवीन अधिगम को अतीत के साथ जोड़ देना। बालक को नवीन अधिगम सामग्री के लिए प्रेरित करना सरल है और वह सोचता हो कि उसे नवीन अधिगम के लिए आधारभूत आवश्यकता की समस्त जानकारी है। इसलिए शिक्षक का कर्तव्य है कि उसका वर्तमान शिक्षा विद्यार्थी द्वारा अर्जित पूर्व अधिगम अनुभवों पर ही आधारित होना चाहिए। उससे पहले से कुछ उसकी भूमिका पता होनी चाहिए। अगला जो बिंदु हम चर्चा करेंगे शिक्षण में प्रभावकारी पद्धतियाँ, सामग्री और उपकरणों का अधिक से अधिक उपयोग करना। पुरानी रूढ़िवादी पद्धतियाँ अधिगमकर्ता को प्राथमिकताओं और रुचि को समाप्त करती हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित प्रगतिवादी पद्धतियाँ इनको मोटिवेट करती रहती है, जैसे दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग और अजायब घर, पुस्तकालय, स्थलों का भ्रमण। इसी प्रकार से सेवा शिक्षक की उसके विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने में प्रत्यक्ष सहायता करती है। इसीलिए एक बुद्धिमान शिक्षक द्वारा अपने शिक्षण में उपयुक्त पद्धतियाँ और उपकरण और सहायक सामग्री का प्रयोग जरूर से करना चाहिए। नाउ द ईगो इन्वॉल्वमेंट, अहम भावना की संलग्नता। शिक्षकों को सामान्यतः अपने छात्रों का परिहास उड़ाने और डांटने की आदत हो जाती है। यह उनको प्रेरित करने का उपयुक्त तरीका नहीं है। इसके बजाय शिक्षक को अपने छात्रों के अहम को अधिकतम बढ़ाकर उन्हें प्रेरित करने का प्रयास करना चाहिए और उन्हें उन गतिविधियों में व्यस्त रखना चाहिए जो उनके आत्मसम्मान के लिए प्रयुक्त की जा सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर एटीट्यूड, उपयुक्त दृष्टिकोण का विकास। इच्छित दृष्टिकोण अधिगमकर्ता की उसके मस्तिष्क को व्यवस्थित करने और किसी विशेष कार्य करने के लिए उसे मानसिक रूप से तैयार करने या किसी अधिगम में सहायक होता है। इसीलिए शिक्षक को भी अपने छात्रों के अधिगम के प्रति उपयुक्त दृष्टिकोण के विकास का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से कई प्रकार के बिंदुओं पे हमने चर्चा करते हुए यहाँ पर अभिप्रेरणा को बढ़ाने के लिए तकनीकों का व्याख्या किया। अब हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की भूमिका को, रोल ऑफ द मोटिवेशन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि क्या रोल होगा मोटिवेशन का, किस प्रकार से मोटिवेट करेंगे। तो सबसे पहले हम मोटिवेट करने के लिए चर्चा कर सकते हैं कि पुरस्कार और दंड, इसके बारे में चर्चा कर लें। ये बहुत ही अच्छा मोटिवेशन देता है। किसी को पुरस्कार प्राप्त कर ले तो और भी ज़्यादा प्रेरित हो जाता है उस कार्य को अच्छे से करने के लिए, और किसी काम के लिए दंड दे दीजिए तो सोचता है कि इस कार्य के लिए मुझे दंड मिल रहा है तो मुझे ये कार्य कर ही देना चाहिए। तो इस प्रकार से शिक्षण में पुरस्कार और दंड का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। पुरस्कार छात्र को एक विशेषज्ञ बनाने का सर्वोत्तम प्रेरक है। यह उसमें रुचि उत्पन्न करता है और उसको कौशल में निपुणता अर्जित करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन शिक्षाविदों में इस बिंदु पर विभिन्नता हो जाती है मत में। कुछ कहते हैं कि पुरस्कार छात्रों को उनके लक्ष्य से वंचित करता है और वे इसको भूल जाते हैं कि अपने तरीके से कार्य करते हैं। पुरस्कार एक बाह्य कारक है और इसके द्वारा आत्म वास्तविकरण संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन कुछ शिक्षाविद छात्रों के गलत व्यवहार को ठीक करने की उत्तम विधि के रूप में दंड को प्राथमिकता देते हैं, और गलत व्यवहार को ठीक करना सही व्यवहार के अधिगम की ओर ले जाता है। लेकिन केवल शारीरिक दंड नुकसानदायक है, इसीलिए इसकी उपेक्षा की जानी चाहिए और शिक्षक को यह जागरूकता होनी चाहिए कि छात्र को उसके दंड के कारण का ज्ञान होना चाहिए। केवल इसके द्वारा वह उसके गलत व्यवहार को सही करने की कोशिश कर सकता है। न तो प्रेज एंड इंसल्ट, प्रशंसा और दुत्कार।
प्रशंसा कक्षा शिक्षण में सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाली अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है। एक प्रशंसा प्रशंसा दुत्कार या भर्त्सना की तुलना में उत्तम कार्य करती है। सभी प्रकार के और सभी स्तर के छात्र इससे लाभान्वित होते हैं, लेकिन शिक्षक को इस बारे में सजग होना चाहिए। छोटे बालकों के मामले में आलोचना और दुत्कार उत्तम कार्य करती है। बुद्धिमान के बजाय औसत छात्रों को प्रशंसा की अधिक आवश्यकता होती है। इसके अलावा लड़कियों के मामले में लड़कों की तुलना में यह अधिक उत्तमता से कार्य करता है। मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि प्रशंसा या दुत्कार के लिए कार्यात्मकता निर्भर करती है कि शिक्षक इनको कैसे प्रदर्शित करता है। लेकिन बालक को अधिगम के लिए प्रेरित करना माता पिता और शिक्षकों दोनों का समान कर्तव्य है। बालक के सही कार्यों और उपलब्धियों की प्रशंसा की सराहना की जानी चाहिए। भर्त्सना या दुत्कार सामान्यतः नकारात्मक प्रकृति के होते हैं। ये सभी प्रकार के छात्रों के अधिगम को बाधित करती है, लेकिन इसे अंतर्मुखी छात्रों पर कभी भी प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में लाभ के बजाय नुकसान उठाना पड़ सकता है। नाउ द कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन के लिए कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कंपटीशन नहीं होगा तो कोई आदमी कर्म नहीं करेगा, अधिक से अधिक मेहनत नहीं करेगा, वो उसी जगह पे जस के तस पड़ा रहेगा। तो कंपटीशन बहुत ज़रूरी है। कंपटीशन आपकी योग्यता को निखारती है, आपकी क्षमता को बाहर निकालती है। आप क्या कर सकते हैं ये आपको खुद में मालूम है। लेकिन जब आप कंपटीशन में बैठेंगे तो आप अपने में काफ़ी बेहतर चेंज अनुभव करने लगते हैं। कक्षा के अंदर और बाहर दोनों की जगहों पर प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टिकोण बहुत ही लाभदायक होता है। यह भी प्रेरणा का एक शक्तिशाली स्रोत है। यह बालक को उसके लक्ष्य तक शीघ्र पहुंचने के साथ साथ अपेक्षा से अधिक प्रगति लाता है। ये दो प्रकार की होती है, व्यक्तिगत और निजी प्रतिस्पर्धा और समूह प्रतिस्पर्धा। दूसरे की तुलना में प्रथम की प्रतिस्पर्धा का परिणाम अधिक उत्तम होता है, लेकिन अति प्रतिस्पर्धा घमंड और अहम को उत्पन्न कर देती है। इससे संवेगों में जैसे कि ईर्ष्या, घृणा, आक्रामकता का जन्म होता है। ये आपके अंदर आ जाएगी गुण, ईर्ष्या, घृणा और आक्रामकता संवेगों से। नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस अभिप्रेरणा एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जब छात्र को अपनी सफलता और प्रगति का ज्ञान होता है तो वह अधिगम के लिए अधिक और उत्तम तरीके से प्रेरित होता है, क्योंकि उसकी रुचि उच्चतम हो जाती है। यह उसकी गलतियों को सही करने में भी सहायक होता है। इसलिए बालक को उसकी प्रगति की समय समय पर जानकारी देते रहना चाहिए। नाउ द नॉवेल्टी, फिफ्थ पॉइंट है नवीनता। पुराने पाठ्यक्रम में विश्लेषण और परिवर्तन उसकी नवीनता के लिए आवश्यक है। बालक नई वस्तुओं को देखना पसंद करते हैं और संपूर्ण विषय वस्तु में परिवर्तन करने के बजाय इसमें कुछ नया जोड़ा जा सकता है, यह उनकी रुचि जागृत करता है। अब पुरानी सामग्री के साथ कुछ नए का मिश्रण मनुष्य की जीवन प्रक्रिया में संतुष्टि लाता ही है। नाउ द ऑडियो विजुअल ऑपरेटस, श्रव्य उपकरण। इसके द्वारा शिक्षण व्याख्यान द्वारा दिए गए शिक्षण की तुलना में अधिक प्रभावकारी होता है। शिक्षण समस्त समय रुचिकर होना चाहिए, इसलिए आधुनिक शिक्षा प्रणाली में वैज्ञानिक उपकरणों को छात्रों को प्रेरित करने में अत्यधिक सहायक माना जाता है। नाउ द इंटरेस्ट, रुचि क्या है? यह अभिप्रेरणा का सर्वाधिक रुचिकर कारक है। बालक स्वभाव से जिज्ञासु होते हैं और वे संपर्क में आने वाली प्रत्येक वस्तु के बारे में जानना चाहते हैं। उनकी रुचि कई बार बड़ों के लिए उचाट और चिड़चिड़ापन उत्पन्न करती है, लेकिन शिक्षक को धैर्य रखना चाहिए और व्याख्या करनी चाहिए जिसके बारे में वो जानना चाहते हैं। शिक्षण अधिगम पूर्ण रूप से पुस्तक जनित नहीं होना चाहिए। लिखने, गाने और क्रिया पुस्तक अध्ययन के संलग्न होनी चाहिए और शिक्षक के व्याख्यान को सुनना चाहिए। इसे शिक्षक की बहुक्षेत्रीय गतिविधि के रूप में भी जाना जाता है। नाउ द सेल्फ इम्पोर्टेंस, आत्म महत्व। प्रत्येक व्यक्ति को अपने आत्मसम्मान के प्रति जागृति होती है, इसलिए वह दूसरे के समक्ष अपने व्यक्तित्व को कम आंकने की अनुमति नहीं देता है। यदि कुछ उसके सम्मान को चोट पहुंचा दे अगर कोई, तो उसकी मानसिक स्थिरता असंतुलित हो जाती है। आत्म महत्व की भावना एक सामाजिक आवश्यकता है। शिक्षक को छात्र में इसकी सुरक्षा के आवश्यक कदम उठा लेने चाहिए। अगर छात्र को अपने स्वयं के बारे में जानकारी होगी तो अपने व्यक्तित्व के स्तर को बनाए रखने के लिए उत्तम अधिगम के लिए प्रेरित होगा। बहुत ही बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों ने छात्रों को प्रेरित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं जो मैं आपसे चर्चा करूंगा। ये बहुत ही बड़े मनोवैज्ञानिक और शिक्षाविदों ने कहा है कि छात्रों के बारे में इस तरीके से कुछ सुझाव शिक्षकों को दिए हैं। छात्रों को एक ज्ञान होना चाहिए कि क्या अधिगम कर रहा है और अधिगम सामग्री की व्यवहारिक उपयोगिता क्या है। दूसरा बिंदु, नवीन शिक्षण पद्धतियाँ शिक्षा के पुराने नियमों से वंचित नहीं होनी चाहिए। शिक्षा के पुराने नियम भी उसमें होनी चाहिए नवीन पद्धति में। तीसरा बिंदु है
अधिगम सामग्री व्यवस्थित और निश्चित तरीके से संगठित होनी चाहिए और यह कठिनाइयों के आरोही क्रम में होनी चाहिए। आरोही का मतलब नीचे से ऊपर। कठिनाई का स्तर ए से लेकर जेड की तरफ होना चाहिए, न कि जेड से ए की तरफ। अगला बिंदु है छात्र तनावग्रस्त नहीं होना चाहिए। उसे पाठ विशेष पर निपुणता के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। और अगला बिंदु है कि पुरस्कार किसी वस्तु के रूप में नहीं दिया जाना चाहिए, ये प्रतीकात्मक और विकास के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। और अगला बिंदु है गलत उत्तर के लिए छात्र को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। शिक्षक उसे गलती बता सकता है और उसे सही मार्ग दिखाता है। एक विशेष व्यवहार के परिवर्तन के समय ही दंड दिया जाना चाहिए। और आखिरी बिंदु, सेकंड लास्ट बिंदु मैं चर्चा कर रहा हूँ कि शिक्षक द्वारा छात्र को उसकी प्रत्येक उपलब्धि की सूचना देनी चाहिए। और अंत में समूहवार प्रतिस्पर्धाएं की जानी चाहिए, ये व्यक्तिगत जीवन को स्पर्श नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से हमने आज अभिप्रेरणा के बहुत ही महत्वपूर्ण आत्म महत्व, रुचि, श्रवदिश उपकरण, प्रतिस्पर्धा, प्रकृति का ज्ञान, नवीनता और प्रशंसा और दुत्कार, पुरस्कार और दंड, ये शिक्षण गंध प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की भूमिकाओं को हमने पढ़ा। उसके बाद हमने कारकों को पढ़ा है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। कॉम्पिटेरिया सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। मेरे CDP के और एजुकेशनल साइकोलॉजी के लेक्चर्स निरंतर आते रहेंगे। कॉम्पिटेरिया आपको सभी प्रकार के शैक्षणिक एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए सहायता करेगी। मेरे लेक्चर्स शिक्षा शास्त्र के, बाल मनोविज्ञान और शिक्षण शास्त्र एवं शैक्षिक मनोविज्ञान एवं एमएड के एंट्रेंस, यूपी टेट एडेड एग्ज़ाम्स, जहाँ भी शिक्षण कौशल और जीवन कौशल, बाल मनोविज्ञान की चर्चा होगी, जहाँ के सिलेबस में बाल मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान इनरोल होगा, वहाँ पर मेरे लेक्चर्स बहुत प्रभावी होंगे। अभी बहुत से एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। टेट में, टीचर एग्ज़ाम्स में, क्लास 1 to 8 के जो भी टीचर एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें शिक्षा से संबंधित शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान के 10 से 20 प्रश्न आवश्यक आते हैं। और CTET में और UP टेट में ये 30 प्रश्न होते हैं। इसके अलावा पर्यावरण, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा और भी अन्य भाषाएं, और उसके अलावा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी और आपके सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन होते हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी के अंतर्गत और शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत 30 नंबर का प्रश्न आता है। तो उसके लिए लेक्चर्स को ज़रूर देखें। शिक्षा के मेरे लेक्चर्स अनवरत आते रहेंगे, प्रतिदिन ये लेक्चर्स आते हैं। और इसमें एजुकेशन के जो भी विद्यार्थी हों, जो एजुकेशन विषय से पढ़ रहे हों, एमएड एंट्रेंस की जो भी किसी यूनिवर्सिटी या डिग्री कॉलेज के एमएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हों, और टेट, रीट, हरियाणा टेट, यूपी टेट, CTET, किसी भी प्रकार के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट्स में 30 प्रश्न यहाँ से श्योर आते हैं शिक्षा मनोविज्ञान से। तो मेरे लेक्चर्स निरंतर आते रहेंगे। आप मेरे लेक्चर्स का लाभ लेते रहें। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि आपको CDP के और एजुकेशनल साइकोलॉजी के मेरे लेक्चर्स कैसे लगते हैं। अगर आपको लगता है कि लेक्चर्स में कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जम कर लड़ा नहीं। सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। कॉम्पिटेरिया। धन्यवाद।